क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025893। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 33 इज डिवाइडेड बाय 10। 2 की पावर 33 को अगर 10 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा। चलिए कोशिश करते। 2 की पावर 33 में 10 का भाग दे तो क्या हम इसको 2 की पावर 32 गुना में 2 बटा में 10 लिख सकते हैं। 2 से चला गया, ये चला गया 5 पर, तो 2 की पावर 32 है, इसको 2 के स्क्वायर की पावर 16 बटा में 5 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 16 बटा में 5। अब मैं 4 में जब 5 का भाग दूंगा तो क्या आएगा -1। -1 की पावर 16 तो क्या बचेगा +1। +1 कब बच रहा है जब अपन भाग किससे दे रहे हैं 5 से। ओरिजिनलिटी में मैं भाग किससे देना था 10 से, तो फिर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो तो 2 बचेगा जब भाग किसका देंगे 10 का। तो आंसर क्या जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52। 2 बराबर x प्लस दिस, तो x की वैल्यू बताए। 2 बराबर है x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1/4। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 12 प्लस 1 तो ये क्या 13 बटा 4। 4 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे रह जाएगा। तो 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन में इसका एलसीएम आ जाएगा 13। यहाँ क्या बनेगा 13 प्लस 4 17, तो क्या आ जाएगा 13 ऊपर गया और 17 बटा। तो x की वैल्यू 2 माइनस 13 बटा 17। एलसीएम आ गया 17, 17 दूना 34 माइनस 13 तो 21 बटा 17। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, 21 बटा 17 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। The total population of a town is 1,04,000, in which ratio male and female is 108 and 100. If 30% of female and 40% of the male are literate, then find out the percentage of the illiterate people in the town. मेल और फीमेल का रेशियो में दे रखा है 108 रेशियो 100, तो हम इसको 1080 अनुपात में 1000 मान। अब हमें से इसमें कह रहा है जो लिटरेट है, जो हमारे पास लिटरेट है वो कितने हैं। 40% तो मेल और 30% फीमेल। तो हमें बताना है कस्बे में अशिक्षित व्यक्तियों का परसेंटेज। हमें इलिटरेट का परसेंटेज चाहिए, तो इलिटरेट कितने होंगे 60% मेल और 70% फीमेल। टोटल पॉपुलेशन होगी 2080। 1000 का 70% 700। 1080 का अगर मैं 60% देखूं तो क्या जाएगा 648। 1000 का 60% 600, 80 का 60% 48 तो क्या जाएगा 1348। 1348 इलिटरेट है टोटल कितने में से 2080 में से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 चला गया। अगर मैं इसको 4 से काट दूं या 8 से काट दूं, चलो पहले 4 से काटते। 52, 4 तिये 12 बच गए 14, 4 तिये 12, 2 28, 7 चौक 28। 2 से गया 26 बार, 2 से गया 5 बार। 5 का गुना करा 7 5 35, 3 5 तिये 15, 3 18, 1 5 तिये 15 और 1 16, 1685 बटा 26%। तो 1685 में 26 का भाग दे, 26 छेक 156 बच जाएगा 12 125। फिर चला जाएगा 4 बार 104 बच जाएगा 21। तो क्या जाएगा 64 सही 21 बटा 26%। 64 से 21 बटा 26% डी हमारा आंसर आ गया। ये हमने सोल्व कर लिया।
हमें इस टोटल जनसंख्या की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये रेशियो पता है, तो हम इस रेशियो और इस रेशियो के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू मानकर सोल्व कर सकते हैं। जीरो हमने साथ में इसलिए मान लिया ताकि हमारे पास पॉइंट या फ्रैक्शन ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। Rahim sold two article for rupees 20460 each. If he has 10% profit on one and 7% loss on other, find the total loss or profit percentage on the all transaction. रहीम ने दो वस्तु इतने रुपए के हिसाब से बेची। पहली पर 10% का लाभ हुआ, पहले पर प्रॉफिट हुआ 10% का, मतलब 1/10 का, तो कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 1 का, तो सेलिंग प्राइस 11। दूसरी वस्तु पर हमें पता है कि लॉस हो रहा है 7% का, 7% का मतलब 7/100, कॉस्ट प्राइस 100, लॉस 7 का, तो सेलिंग प्राइस कितना 93। अब दोनों का सेलिंग प्राइस यहां तो हमारे पास समान है, जबकि यहां 93 और 11 है। दोनों को सेम बनाने के लिए पहले वाली वैल्यू को 93 से गुना कर दें और दूसरे वाली वैल्यू को 11 से, तो पहले का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 930, प्रॉफिट हो जाएगा 93 का, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1023, ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 11 से गुना करूंगा तो 1100, 7 को गुना करूंगा तो लॉस हो जाएगा 77 का, 93 को 11 से गुना करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1023 का। तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस 2030, टोटल सेलिंग प्राइस 2046। 2030 वाली चीज 93 को 11 से गुना करा तो 930 और 93, 1023, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 2046, टोटल कॉस्ट प्राइस था 2030। तो कितना प्रॉफिट हुआ 16 का, कितने पर 2030 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 घट गया, तो 160/203%। तो 160/203% का क्या होगा प्रॉफिट, लाभ होगा। तो पूरे सौदे में क्या हुआ 160/203% का प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B and D is the midpoint of BC. If AC square minus AD square हमें बताना है कि क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण है 90 डिग्री। अब हमें कह रहा है D जो है BC का मिड पॉइंट है, D इसका मध्य बिंदु। तो हमें क्या करना है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर की वैल्यू बतानी, और वो भी किसकी टर्म में BD की टर्म। तो मैं इसको मिला देता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मैं क्या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकता हूं। तो क्या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है D का मिड पॉइंट है, तो क्या BC बराबर 2BD, तो मैंने BC को 2BD से रिप्लेस कर दिया तो 4BD स्क्वायर। अब सेकंड अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं ABD में, तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं घटा दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनेगी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। तो ये आपस में कट जाएगा 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3BD स्क्वायर। तो क्या आएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर
3BD², ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। A train after traveling 54 kilometer meet with an accident and the produce at 3/4 of its former rate and arrive at the terminal 45 minutes late. Has the accident happened 36 kilometer further on, it would have arrived 15 minutes sooner. Find the rate of the train and distance. चलिए कोशिश करते हैं। एक ट्रेन चली स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर, मान लिया 4x की स्पीड से। इसके बाद इसका यहां पर एक्सीडेंट हो गया। अब ये आगे वाली दूरी चली 3x की स्पीड से और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची कितने मिनट लेट? 45 मिनट देरी से। फिर हमें कह रहा है अगर इसका एक्सीडेंट 54 किलोमीटर बाद ना होकर इससे कितने किलोमीटर आगे होता है? 36 किलोमीटर। इसका मतलब ये 36 किलोमीटर और चलती 4x की स्पीड से। उसके बाद यहां इसका एक्सीडेंट होता तो इसके बाद वाली दूरी तय करती 3x की स्पीड से। दुर्घटना 36 किलोमीटर और चलने के बाद होती तो ट्रेन 15 मिनट ही लेट होती, 15 मिनट ही देर होती। तो हमें पता लगा कि ट्रेन को कितना टाइम लगता है? t+15। चलिए तो अब ये 15 मिनट लेट होती तो अब हमें ट्रेन की रेट बतानी है, डिस्टेंस भी बतानी। अब देखो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा इस 36 किलोमीटर की कहानी, बाकी तो ये सब पहले वैसे चल रहे थे, बाद में भी वैसे चल रहे। पहले हम ये 36 किलोमीटर 3x की स्पीड से चल रहे थे, बाद में ये 36 किलोमीटर हम 4x की स्पीड से चल रहे, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट। तो अब हमें डिस्टेंस पता है और दो स्पीड पता है, तो यहां से अपन इसकी सोल्व कर लेते हैं। d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, x से x चला गया, ये गया एक बार, ये गया दो बार, 3 से गया 12 बार, तो 4x की वैल्यू 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं यहाँ ट्रेन की स्पीड किसी भी ऑप्शन में 24 नहीं दे रखी, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर ही दिया है। अगर कोई चाहता है कि मुझे दूरी चाहिए तो वो बड़े आराम से दूरी निकाल सकता है। क्या करना है उसे? उसे पता है अगर यह एक्चुअल स्पीड से चलती तो टाइम पर पहुंचती, बाद में अगर 3x की स्पीड से चल रही है तो 45 मिनट लेट हो गई। तो अपन ये वाली दूरी निकाले, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी निकालते, 3x इंटू 4x अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस x, टाइम का डिफरेंस 45 मिनट, आवर्स में बदलना 60 का भाग दी। अब देखो ये क्या होगा? 45 3 बार क्या है? ये 4 बार, 4x से 4x कट गया, तो d बराबर क्या है? 9x। x की वैल्यू 12 आई, सॉरी x की वैल्यू 6 आई, तो क्या आ जाएगा? दूरी 9 × 54 किलोमीटर, क्योंकि 4x बराबर 24 तो x बराबर 6, तो 6 9 × 54, दूरी ये 54 आई, पहले वाली दूरी 54, ये दूरी 54, तो टोटल कितनी आ गई? 108। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हैज द एक्सीडेंट हैपन 30 किलोमीटर फर्दर ऑन इट वुड हैव अराइव्ड 15 मिनट लेटर। पहले 45 मिनट लेट हुई थी, तो अब कितने मिनट लेट हुई? 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 देखो 57 डीए का क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस ग्राफ को पढ़ना और आंसर्स देने।
1998-99 से वर्ष 99-2000 तक उत्पादन में कितने परसेंट की गिरावट आई? 1998 टू 1999 और 2000 में 900 से 800 के प्रोडक्शन है जो वो 900 से 800 के, तो कितनी गिरावट आई? 100 की। कितने से? 900 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9%, तो कितने परसेंट की गिरावट आई? 11 से 1/9% की। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? देखो 200 से 400, 200 बढ़ गया, 200 से मतलब 100% बढ़ा। 400 से 600 हुआ, 50% बढ़ा। 600 से 900 हुआ मतलब 50% बढ़ा। 900 से 800 हो गया तो ये तो कम हो गया। 800 से 1000 हुआ मतलब 25% बढ़ा। 1000 से 1200 हुआ, 20% बढ़ा। तो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में ये वाला ईयर आया 1996 एंड 97, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर 100% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। The production in 1996 and 7 is comparison to the production in 1995 and 1960 was 1995-96 से 96-97 में उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा? 100% बढ़ा, क्योंकि 200 से 400 गया, 200 बढ़ा कितने से? 200 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या हो गया? 100% बढ़ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ये डीए के तीनों ही क्वेश्चन बड़े इजी थे। 4 vessels of equal series contain mixture of spirit and water. The concentration of spirit in 4 vessels are this. If all the mixture are mixed, find the ratio of spirit and water in the resultant mixture. हमारे पास 4 समान बर्तन हैं जिनमें स्पिरिट हमें दे रखा है और पानी दे रखा है। इनको मिला दें आपस में ही, तो नए बर्तन में स्पिरिट और पानी का रेशियो बताना है। सब में स्पिरिट है 60%, 70, 75 और 80%, तो पानी हुआ 40%, 30%, 25% और 20%। तो स्पिरिट में स्पिरिट मिला दे और पानी में पानी मिला दे। 5, 7 दूनी 14 और 6 20 और 28, 285%। 5, 4 दूनी 8 और 3 11, 115%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 25, 3 35 चला गया, 7 बार 5 से गया 23 बार। तो नए बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? 57:23। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। यहाँ समान आकार के बर्तन थे तो सीधा सीधा मिला दिया, टेंशन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। There are 3 identical circles of radius 10 centimeter each. All of the 3 circles are touching each other. A 4th circle placed between the 3 circles in a such a way that it touches the 3 circle. Find the radius of smaller circle. अब देखो हमारे पास 3 समान त्रिज्या के वृत्त है, तो अपन 3 सर्किल बनाते हैं। ये हमारे पास 2 सर्किल बन गए। अब एक ऐसा ही सर्किल और बना लेते हैं। ये तीनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे। अब हमें कहा गया 3 जो आइडेंटिकल सर्किल है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब हमने सबसे छोटा चौथा सर्किल इनके बीच में बनाया, तो उसकी रेडियस बतानी कि क्या होगा। चलिए एक छोटा सर्किल और बनाते हैं।
ऐसे मान लेते हैं अपन ये छोटा सा सर्किल, इन तीनों को टच करा। अब देखिए यहां पर अगर मैं इन तीनों सर्किल के सेंटर्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाता हूं, तीनों सर्किल के सेंटर्स को मिलाकर मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये हमने ट्रायंगल बनाया और यहां पर एक ऐसा सर्किल बना देते हैं जो इस ट्रायंगल को भी टच करता है। चलिए अपन अपने हाथ से बना लेंगे। हम एक ऐसा चलिए अब देखो करते हैं क्वेश्चन। हमने एक ऐसा सर्किल बनाया जो इन तीनों को स्पर्श करता है। अब देखो मैं कह रहा हूं ये तीन आइडेंटिकल सर्किल थे जिनकी रेडियस थी 10, तो ये प्रत्येक भुजा 10-10 होगी। तो मेरे पास तीनों के सेंटर को जब मिलाऊंगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी भुजा क्या होगी 20। अब मैंने क्या करा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर एक सर्किल बनाया जिसको मैं बोलता हूं सर्कम सर्किल। इस सर्कम सर्किल की जो रेडियस होगी, सर्कम सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या मेरे पास a/√3 होगी। तो सर्कम सर्किल की रेडियस ट्रायंगल की भुजा 20/√3, तो ये पूरी वैल्यू 20/√3 आ गई। अब देखो मुझे बताना यहां पर इस वाले सर्किल की रेडियस ये कितनी है 10, ये रेडियस कितनी है स्मॉल r। तो क्या 20/√3 बराबर क्या 10 + r होगी। मुझे इस r की वैल्यू चाहिए, तो 20/√3 माइनस में 10, तो r की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा √3, तो क्या आ जाएगा 20 - 10√3/√3, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम लोग जब यहाँ पर मेंसुरेशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो इनके फॉर्मूले याद करते हैं। अगर अंदर सर्किल बनता है तो उसका आंसर ये होगा, बाहर सर्किल बनता तो बस माइनस की जगह प्लस आ जाता। उस बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या होती 20 + 10√3/√3, जो इन तीनों सर्किल को टच करता। चलिए ये सारी मेंसुरेशन की थ्योरी का पार्ट है, तो आप चाहो तो सीधा ही फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 2r - √3r अपॉन में √3। r क्या है, ये जो 3 आइडेंटिकल सर्किल है इनकी रेडियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म बाय द x एक्सिस y एक्सिस एंड द लाइंस। हमें इनसे बने ट्रायंगल ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। पहली लाइन है 3x + 4y = 12, तो 12 का भाग दे दूं तो x/4 + y/3 = 1। दूसरी लाइन है 6x + 8y = 60, तो x 60 का भाग दो तो x/10 + y/में 15/2 = 1। ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक लाइन तो ऐसे बनेगी, दूसरी लाइन ये बनेगी। ये पॉइंट है मेरे पास, ये दूरी कितनी होगी 4, ये दूरी कितनी होगी 3, ये दूरी मेरे पास पूरी कितनी होगी 10, और ये y वाली दूरी कितनी होगी 15/2 मतलब 7.5। तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम बन रहा। हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए कि क्या होगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है इस पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देते, तो ट्रेपेजियम का एरिया जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल लेते हैं। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, माइनस में छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से क्या जाएगा 2 से गया 5 बार, 15 5 75/2, माइनस में 2 से गया 2 बार ये 6, तो 37.5 माइनस में 6 तो क्या जाएगा 31.5। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या जाएगा 31.5 वर्ग इकाई। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो
तो ये दो समांतर रेखाएं, इनकी लेंथ निकाल लेंगे, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। वैसे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। x बराबर a कोस क्यूब थीटा, y बराबर b साइन क्यूब थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो x अपॉन a बराबर क्या कोस क्यूब थीटा, y अपॉन b बराबर क्या साइन क्यूब थीटा। अब अगर मैं x अपॉन a की पावर 2/3 करूंगा तो यहाँ इस कोस क्यूब थीटा की पावर भी 2/3 होगी, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। y अपॉन b की पावर 2/3 करूंगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 63 का ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। An observer 2 meter tall is 4√3 meter away from a tower. टावर की हाइट है 10/3 मीटर हाइट। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई। ये धरातल है, यहां से एक टावर की हाइट हमें दे रखी है 10/3 मीटर। 2 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति धरातल से इस टावर के शीर्ष को देखता है, जो टावर के बेस से कितनी दूरी पर है 4/√3। तो बनने वाला कोण बताना है कि क्या होगा। ये हाइट है 2 मीटर, पूरी हाइट थी 10/3 मीटर, तो 10/3 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 4/3 मीटर। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 4 से 4 कट जाएगा, √3/3 मतलब 1/√3। 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो थीटा क्या जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रेक्षक की आंख से इस बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण क्या होगा 30 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 65। A shopkeeper while purchasing milk take 20% more than the identical quantity of milk. एक शॉपकीपर ने मान लिया 100 रुपए का मिल्क खरीदा, खरीदना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन 20% ज्यादा खरीदा। इसका मतलब कितना खरीदा 1200 ग्राम, और बेचते समय 10% का बटा देता है। 10% का बटा देता है, इसका मतलब 100 वाली चीज 90 में बेचता है, लेकिन दिखाए गए वजन से 25% कम दूध देता है। तो बेचने वाले को तो यही दिखाएगा कि मैं पूरा 1000 ग्राम 1 kg दूध दे रहा हूं, लेकिन 25% कम देता है मतलब 750 ग्राम। तो उसे कुल कितने परसेंट का फायदा हो। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो कॉस्ट प्राइस 1/12, सेलिंग प्राइस 9/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 75 रुपए में जो चीज खरीदी 12 × 9 108 रुपए में बेच दी। 75 रुपए में खरीद कर 108 रुपए में बेची तो प्रॉफिट हुआ कितने का 33 का। कितने पर 75 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, 3 से गया 11 बार, 11 × 4 44%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 44% का। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। The electricity bill of a certain establishment is partially fixed and partially varies as the number of unit of electricity consumed. When it is certain month 540 units are consumed, the bill is 1800. Another month 620 units are consumed, then the bill is 2040. Then yet another month 500 units are consumed, then the bill of the month would be. जब 620 यूनिट कंज्यूम हुई तो बिल आया 2040 रुपए, और जब उससे पहले वाले महीने में 540 यूनिट कंज्यूम हुई तो बिल आया 1800 रुपए। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या जाएगा 80 यूनिट का बिल कितना 240 रुपए। 80 यूनिट का बिल 240 रुपए, तो 1 यूनिट कितने की
₹3 की। अब एक यूनिट ₹3 की, तो इन दोनों में से किसी भी एक में रखें तो 540 यूनिट के कितने रुपए होंगे? 540 इंटू 3 1620 प्लस फिक्स अमाउंट मिलाकर कितने रुपए बने? 1800 रुपए। तो वो फिक्स अमाउंट कितना है? 180 रुपए। मतलब आप यूनिट कंज्यूम करो चाहे नहीं करो, आपका फिक्स 180 रुपीज का बिल तो आना ही आना है। अब किसी महीने 500 यूनिट का उपभोग हुआ तो उसका बिल बता रहे, तो ₹3 यूनिट के हिसाब से 500 यूनिट के 1500 रुपए, फिक्स बिल 180 रुपए, तो कितना बिल बनेगा? 1680 रुपए। तो उसका कितना यूनिट का बिल बनेगा? 1680 रुपए। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 1053 प्लस कोड 33 अपॉन 1057 प्लस कोड 37, इसकी वैल्यू बतानी। 1053 डिग्री प्लस कोड 33 डिग्री को क्या 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री कहा जा सकता है? 1057 डिग्री प्लस कोड 37 को 90 माइनस 53 डिग्री कहा जा सकता है। तो क्या आएगा? 1053 प्लस 1057 अपॉन में 1057 प्लस 1053 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 67 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। A man used to have certain amount, he donate 10% to someone. मान लिया कि उसके पास अमाउंट x थी, 10% दान कर दी, तो कितनी बची? 90%, 9/10। अब उसके पास बची हुई राशि का 25% अपने ऑफिसर से मिल गया। अब जो भी वैल्यू थी अपने आप में 100%, 25% अपने बॉस से मिल गया, इसका मतलब इसका कितना हो गया? 125%। 125% का मतलब 5/4। फिर दोबारा बचे हुए में से 10% उसने खाने पर खर्च कर दी। ये बची वैल्यू अपने आप में 100%, 10% खाने पर खर्च करे तो बचे कितने? 9/10। दोबारा उससे बचे हुए का 5 से ही 5/9% मतलब 1/18 अपने सहकर्मी से मिल गया। 1/18 मिल गया तो 18 पहले से थे, एक और मिल गए, तो कितना हो गया? 19/18। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? 1710 रुपए। 1710 रुपए। तो उसके पास मूल रूप से कितनी राशि है हमें ये बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए। 9 से गया 2 बार, 5 से गया 2 बार, फिर यहां से अगर अपन देखें 9 से इसको काटे, 9 से गया 1 बार, बच जाएगा 881, चला जाएगा 9 बार 190, 19 से चला गया 10 बार, तो x की वैल्यू 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, तो क्या जाएगा? 1600। तो इस व्यक्ति के पास इनिशियली जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 1600 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। Two cogged wheel of which one has 16 cogs and other has 27 cogs work into each other. If the later turn 80 times in the 3/4 of the minute, how often does the other turn in 8 seconds? देखो कोग्ड व्हील दो दांतदार पहिए कैसे मूव करते हैं? इस तरह से पर्टिकुलर एक कोग में से एक कोग निकलता रहता है। अगर मैं एक छोटा सा आइडेंटिकल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से ये कोग एक दूसरे से ऐसे सटकर चलते, तो हमें कह रहे हैं एक पहिए में 16 कोक्स है, दूसरे पहिए में 27 कोक्स है। बट जो हमें कह रहे हैं दोनों पहियों में से एक दूसरे में काम करते हैं। यदि बाद वाला पहिया 3/4 मिनट में मतलब 45 सेकंड में 80 चक्कर लगाता है, तो पहले वाला पहिया 8 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? मान लिया 1 चक्कर लगाएगा। देखो दोनों में घूमने वाले दांतों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर। पहले पहिए में 16 दांत है, दूसरे पहिए से स्टार्ट करते हैं 27 दांत है, वो 80 चक्कर लगाता है, तो 80 चक्कर में इतने दांत घूमेंगे। ये सारे दांत घूमे 45 सेकंड में,
तो पर सेकंड इतने चक्कर लगाए। अब ये 16 दांत है, इसमें ये x चक्कर लगाता है पर सेकंड, तो इसमें इतने दांत घूमेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसमें भी पर सेकंड घूमने वाले दांत और इसमें पर सेकंड घूमने वाले दांत बराबर होंगे। तो 16 से गया एक बार, ये गया 5 बार, 5 से गया 9 बार, 27/9 3। तो पहला पहिया 3 चक्कर लगाता है पर मिनट, सॉरी पर सेकंड। 3 चक्कर अगर पर सेकंड लगाता है तो 8 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाएगा, 24। तो हमें बताना है पहले वाला पहिया 8 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, 24 बार, 24 चक्कर लगाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर। A sum of money is taken at the rate of 6% per annum on simple interest. After 1 year, 60,800 is paid and the remaining money is paid back with 5% of the simple interest. If the interest paid in second year is 11/20 time of the interest paid in the first year, find the sum of money. मान लिया कि वो मनी कितनी थी, x। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P into R into T upon 100। पहले साल हमने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, मनी इंटू रेट इंटू टाइम। अब पहले साल हमने उसके बाद क्या करा, 6800 रुपए भुगतान कर दिए, तो दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा, x माइनस 6800, ब्याज की दर 5% टाइम 1 साल। दूसरे साल जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे करा वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट का कितना था, 11/20। तो हमें टोटल प्रिंसिपल x की वैल्यू बतानी, ऐसा हम लिख सकते हैं ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज 11 था और पहले साल का ब्याज 20 था। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 है, दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का, किसका, पहले वर्ष का, तो बटा वाली वैल्यू पहले वर्ष की और ये ऊपर वाली वैल्यू दूसरे वर्ष की। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 10 बार, 10 का ऊपर गुना करा, 10 into 5 50 से गुना करा तो 50x, माइनस में 50 गुना 6800 बराबर, इस 3x को 11 से गुना करा तो 33x, 50x में से 33x गई तो क्या बचा, 17x बराबर 50 into 6800। 17 से क्या एक बार, ये गया 400 बार, तो x की वैल्यू 50 into 400 20,000। तो x की वैल्यू 20,000 रुपए ही, इसका मतलब उधार ली गई राशि कितनी है, 20,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71। राजू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, विकी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days एंड टिंकू इन 15 days। राजू एक काम को कर सकता है 10 दिन, विकी इसी काम को कर सकता है 12 दिन और टिंकू इसी काम को कर सकता है 15 दिन। सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। टोटल वर्क है 60, इनके एफिशिएंसी 6, 5 और 4। अब हमें क्या कह रहे हैं, दे स्टार्ट टुगेदर बट राजू लीव्स आफ्टर 2 days। तीनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट करा, लेकिन 2 दिन के बाद राजू ने छोड़ दिया। 2 दिन बाद राजू ने छोड़ दिया तो बचे कौन, विक्की और टिंकू। विक्की लीव 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यह काम खत्म हो रहा है तो उससे 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, विक्की ने। तो लास्ट के 3 दिन कौन था, टिंकू। तो अब हमें बताना है काम कितने दिन में पूरा हो। तीनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 15। तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 30। टिंकू रोज लगाता है 4 पेड़, तो 3 दिन में 12 पेड़। 30 और 12 42 पेड़ लग गए, तो बचे कितने, 18 पेड़। ये विक्की और टिंकू मिलकर लगाएंगे, रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 9। तो 18/9 कितने दिन लेंगे, 2 दिन। काम करने में कितने दिन लेंगे, 2 दिन। ये हम लोगों को पता है। तो अब टोटल कितने दिन लगे, 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस 3 दिन। टोटल टाइम क्या आ गया, 7 दिन। 2 + 2 + 3। तो आंसर क्या जाएगा, 7 days। और आप चाहो तो इसको रिलेटिव के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। हमें पता है टोटल 60 पेड़ लगाने थे। 2 दिन बाद राजू चला गया, राजू का आने ही मत दो, उसके हिस्से के 12 पेड़ ही मत लगवाओ।
काम खत्म होने से 3 दिन पहले विकी जा रहा है, इसको 3 दिन के लिए रख लो, इसके हिस्से के 15 पेड़ और लगवा लो, तो टोटल पेड़ कितने लगवा लो 63। राजू है नहीं, विकी और टिंकू से लगवाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 9, 63/9 कितने दिन लगेंगे 7 दिन। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। x इज इक्वल टू 2 माइनस पी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि किसके बराबर है। x इज इक्वल टू 2 माइनस पी है तो क्या x प्लस पी बराबर 2 है। इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर 2 का क्यूब 8, तो क्या आएगा x क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस x प्लस बी की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो क्या जाएगा 6xp बराबर क्या आएगा 8। मुझे इसी की वैल्यू बतानी है तो आंसर क्या आ गया 8, तो 72 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5. If 6 new number of average x are added to them, then the average of whole number increase by 1. Then the value of x is 18 नंबर्स का एवरेज 37.5, नए 6 नंबर भी अगर 37.5 के आते तो सबका एवरेज 37.5 ही रहता, लेकिन उन सबके आने से सबका औसत 1 से बढ़ गया। तो सबका औसत 1 से बढ़ गया तो टोटल 24 नंबर है, तो टोटल 24 बढ़ गए। ये टोटल 24 बढ़ा इन 6 नंबर्स के कारण, इसका मतलब प्रत्येक नंबर कितना कितना ज्यादा था 4, तो ये 6 नंबर्स का एवरेज कितना था 37.5 प्लस 4 41.5। ये हमारा आंसर है। नहीं तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो। भाई अगर 37.5 के आ रहे हैं तो एवरेज सेम रहता, लेकिन उनके आने से एवरेज 1 बढ़ा, तो प्रत्येक संख्या में 1 बढ़ा। 24 नंबर है तो मतलब 24 बढ़े, 24 बढ़े इन 6 नंबर के कारण, तो प्रत्येक नंबर कितना ज्यादा था 4, तो एवरेज में 4 जोड़ दिया तो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। Is sum of rupees x divided among A, B, C in the ratio of share of A and B? A और B के हिस्से का रेशो 6:7, B और C के हिस्से का रेशो 3:2। तो अपन ABC तीनों का कंबाइंड रेशो निकालें। ABC तीनों का कंबाइंड रेशो निकालें तो 6:7 या 3:2। तो यहाँ हम C के लिए क्या लिखें 7, यहाँ क्या लिखे 3, तो मल्टीप्लाई करें तो 18:21:14। अब A और C के हिस्से का अंतर है 540 रुपए, 18 और 14 का अंतर 4 की वैल्यू 540 रुपए, तो 1 की वैल्यू 135 रुपए। तो हमें क्या करना है x का मान बताना है, टोटल की वैल्यू बतानी। 540 रुपए वैल्यू 4 की वैल्यू चाहिए 8 और 1 9 और 4 13, कैरी आ गई 1 2 4 5 53 की। एक 135 पर 135 को अपन 53 से गुना कर दें, 135 को अगर मैं 50 से गुना करूं तो 6750, 3 से गुना करूं 405, इनको जोड़ दो 7155। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 7155 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। To do a certain work, A and B work on alternative dates with B begins the work on first day. If the work get completed in 11 say 1/3 days, A can finish the work alone in 48 days. Then B alone can finish 4 times of the same work in how many days? A अकेला काम कर सकता है 48 डेज में। B बताना है कि 4 गुना काम कितने समय में करेगा। मान लिया A की एफिशिएंसी A, B की एफिशिएंसी B, तो A की एफिशिएंसी A तो टोटल वर्क क्या 48 है। अब मुझे B से इसका 4 गुना काम कराना है, कितने टाइम में करेगा, तो टाइम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क ये इसका 4 गुना काम कराना है, B की एफिशिएंसी कितनी B, तो यहाँ से हमें A और B की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है कि अगर B काम स्टार्ट करे और दोनों बारी बारी से काम करें तो काम 11 से 1/3 दिन में हो जाता है। तो पहले दिन B पेड़ लगाएगा, अगले दिन A पेड़ लगाएगा, ये पेड़ लगे कितने दिन में 2 दिन में। इसका 5 गुना काम कराया तो टाइम भी 5 गुना, 5 × B + A पेड़ लगे कितने दिन में 10 दिन में।
11th डे काम करने आएगा बी, तो कितने पेड़ लगाएगा बी। अगले 1/3 दिन काम करने आएगा ए, तो कितने पेड़ लगाएगा a/3। तो एक टोटल वर्क हुआ 5 इंटू बी प्लस ए a/3 और 48 ए बी टोटल वर्क हुआ, दोनों को बराबर रखा। इस इक्वेशन को 3 से गुना करा तो 15b प्लस 15a प्लस 3b प्लस a बराबर क्या 144a। तो 15b प्लस 3b 18b, 16 ही उधर आती माइनस का 128 है। तो यहां से क्या होगा, ए और बी का रेशियो हमारे पास क्या होगा 18:128 या 9:64। तो ए की जगह 9 रखे और बी की जगह 64। तो 48 इंटू 9 इंटू 4/64, 4 से गया 16 बार, 16 से गया 3 बार, 9 दिए 27 दिन। तो 20 काम का 4 गुना काम कितने दिन में करेगा 27 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे। थैंक यू।